बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी पढ़ रहे हैं। कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी की कोर्स ग्रेड मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में इसका यूनिट 1 हम स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू सोशियो कल्चरल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। इसका पार्ट 1 इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के इस यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो दिए गए हैं कि इस यूनिट के एंड के बाद आप लोग किस एबल होंगे कि सोशियोलॉजी को आप डिस्कस करेंगे कि सोशियोलॉजी साइंस है या नहीं, इसकी नॉलेज क्या है, इसके मेथड्स क्या हैं, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है इन रिलेशन टू हेल्थ, कल्चर की कॉन्सेप्ट आप डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सोसाइटी को आप डिस्कस करेंगे और सोसाइटी, माइक्रो लेवल सोसाइटी क्या होती है, मैक्रो लेवल सोसाइटी क्या होती है, ये चीज़ें इस यूनिट के अंदर आप लोग पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट, सोशियोलॉजी, तो ये जो सब्जेक्ट है कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी, ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट है। इसीलिए आप लोगों ने सोशियोलॉजी को समझना है कि सोशियोलॉजी किसे कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम सोशियोलॉजी को डिफ़ाइन करें तो हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, सोशल चेंजेस, ह्यूमन बिहेवियर्स एंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर्स ऑन द सोसाइटी। इस तरह हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि सोशियोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम सोशल लाइफ को स्टडी करते हैं, सोशल चेंजेस को स्टडी करते हैं, सोसाइटी में ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं और फिर उस बिहेवियर का क्या कंसिक्वेंसेस होता है उस सोसाइटी पे वो हम स्टडी करते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है सोशियोलॉजी कहलाती हैं। यही स्टडीज़ सोशियोलॉजी के अंदर होती हैं। जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं तो वो ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि सोसाइटी के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उन ग्रुप्स में जो लोग होते हैं उनकी आपस में इंटरेक्शन क्या होती है, यही चीज़ें सोशियोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेट करते हैं। आप लोगों की स्लाइड्स में लिखा हुआ है, द वर्ड सोशियोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशियस which means companion and Greek word logos which means speech or reason, which together means reasoned speech about companionship। यानी ये जो सोशियोलॉजी का लफ्ज़ है ये लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, सोशियस से, जिसका मतलब कंपेनियन है, और ग्रीक वर्ड लोगोस का मतलब है स्टडी या फिर स्पीच या फिर रीज़न आप कह लें, या रीजनड स्पीच कह लें। तो फिर सोशियोलॉजी का मतलब क्या बना? सोशियोलॉजी का मतलब ये बना कि ये एक रीज़न स्पीच है कंपेनियनशिप के बारे में, या फिर स्टडी है कंपेनियनशिप की। कंपेनियनशिप मीन्स कि सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनकी आपस में इंटरेक्शन होती है, इसी के लिए कंपेनियनशिप लफ्ज़ जो है वो यूज़ की जा रही है। तो इसी कंपेनियनशिप को हम जब स्टडी करते हैं तो ये सोशियोलॉजी कहलाती हैं। The term sociology was first coined in 1780 by French essayist Emmanuel Joseph Sieyès in an unpublished manuscript. In 1838, the term was reinvented by Auguste Comte. अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम सोशियोलॉजी का लफ्ज़ एक फ्रेंच एसेइस्ट थे इमैनुएल जोसेफ सीज, उन्होंने यूज़ की थी, लेकिन उन्होंने ये वर्ड जो है ये पब्लिश नहीं की थी। उनके अपने मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं डॉक्यूमेंट्स को, या फिर आप कह सकते हैं पीस ऑफ राइटिंग। तो उनके अपने पीस ऑफ राइटिंग, उनके अपने डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने सोशियोलॉजी का लफ्ज़ यूज़ किया था, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया था। बाद में 1838 में जाके ऑगस्ट कॉमेट, जो कि एक फ्रेंच फ़िलोसोफर थे, उन्होंने ये बात जो है पब्लिश की, सोशियोलॉजी जो है फ़र्स्ट टाइम पब्लिश फॉर्म में यूज़ किया। तो इसीलिए जो ऑगस्ट कॉमेट है इनको कहा जाता है कि ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि जो पब्लिश चीज़ें होती हैं और अनपब्लिश चीज़ें होती हैं उनमें इतना ज़्यादा जो है उसका पब्लिश करने का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है कि कोई चीज़ अगर पब्लिश की जाती है तो फिर ही लोग उसको मानते हैं, अगर अनपब्लिश होती है तो वो किसी के सामने नहीं होती। इसीलिए यहाँ पे देख ले कि हक तो इमैनुएल जोसेफ का बनता था कि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ की थी सोशियोलॉजी का लफ्ज़, और वो कब? 1780 में। लेकिन ऑगस्ट कॉमेट ने जाके 1838 में जाके वो वर्ड पब्लिश फॉर्म में यूज़ की, तो उनको फिर फादर ऑफ साइकोलॉजी सोशियोलॉजी कहा गया, इमैनुएल जोसेफ को नहीं कहा गया। तो पब्लिश जो चीज़ें होती हैं उनका इतना रोल होता है, उनका इतना इम्पोर्टेंस होता है। सोशियोलॉजी के बारे में लिखा है, सोशियोलॉजी ए सोशल साइंस दैट स्टडीज़ ह्यूमन सोसाइटीज़, देयर इंटरेक्शन एंड द प्रोसेसेस दैट प्रिजर्व एंड चेंज देम। अब देखें कि सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है जिसमें हम ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करते हैं,
ह्यूमन सोसाइटीज़ की जो आपस में इंटरेक्शन होती है सोसाइटीज़ के अंदर ह्यूमंस की, उनको हम स्टडी करते हैं। और सोसाइटी के अंदर वो प्रोसेसेस जिनकी वजह से सोसाइटीज़ में चेंजेस आती हैं, सोसाइटीज़ महफूज रहती हैं, उन सब को भी हम सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं। It does this by examining the dynamics of constituent part of the societies such as institutions, communities, population and gender, racial or age groups। और ये सोशियोलॉजी किस तरीके से ये स्टडी करती हैं, ये जो डायनेमिक्स होते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, जो उसके जो सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं तो वो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स कहलाते हैं, उनके डायनेमिक्स को एग्जामिन करती है सोशियोलॉजी। डायनेमिक्स किसे कहते हैं, सोशियोलॉजी में जब डायनेमिक्स की बात आ जाए तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि सोशियोलॉजी में डायनेमिक्स कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स, इंटरेक्शन एंड ग्रुप बिहेवियर। जो लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होती हैं, जो ग्रुप बिहेवियर्स होते हैं, उन ग्रुप बिहेवियर्स के अंदर इंडिविजुअल्स की जो आपस में इंटरेक्शन होती है उसको कहा जाता है डायनेमिक्स। तो यहाँ पे सोशियोलॉजी क्या करती है, कम्युनिटी के जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स होते हैं, जिन पार्ट्स से कम्युनिटी बनी होती है, उन पार्ट्स की आपस में रिलेशनशिप को एग्जामिन करती हैं। और वो पार्ट्स कौन कौन से हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की बात आ गई सोशियोलॉजी के अंदर, तो इंस्टीट्यूशन कहा जाता है जो क्लस्टर ऑफ कल्चर होते हैं, और वो क्लस्टर ऑफ कल्चर रूल्स जब एसोसिएटेड हो जाते हैं किसी ख़ास सोशल एक्टिविटी के साथ तो फिर उसको कहा जाता है इंस्टीट्यूशन। यानी बहुत सारे कल्चरल रूल्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं एक ख़ास किस्म के एक्टिविटी के साथ साथ, तो वो इंस्टीट्यूशन कहलाती है। जैसा कि फैमिली है, फैमिली एक ख़ास किस्म की एक्टिविटी है सोसाइटी के अंदर, और इस एक्टिविटी में बहुत सारे कल्चरल रूल्स जो है वो फॉलो होते हैं। एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है, रिलीजियन है, तो ये सब इंस्टीट्यूशंस कहलाती है सोशियोलॉजी के अंदर। तो अब सोशियोलॉजी क्या करती हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स है उनके डायनेमिक्स को देखती है, यानी उनके आपस में जो इंटर रिलेशनशिप है उनको देखती है, जिसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्ट है सोसाइटी के, इंस्टीट्यूशंस हैं, कम्युनिटीज़ हैं। एक सोसाइटी के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहते हैं, जैसे कि अभी यहाँ की जो सोसाइटी है पेशावर की, तो उसमें देख लें, उसमें मुस्लिम कम्युनिटीज़ भी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है, इस तरह बहुत सारे कम्युनिटीज़ जो है वो रहते हैं। पॉपुलेशंस होते हैं, डिफरेंट जेंडर के लोग होते हैं, डिफरेंट रेशियल यानी डिफरेंट नस्ल के लोग होते हैं, एज ग्रुप्स होते हैं। तो ये सब इंस्टीट्यूशंस हो गए, कम्युनिटीज़ हो गए, पॉपुलेशन, जेंडर ग्रुप, रेशियल ग्रुप, एज ग्रुप, ये सब सोसाइटी के कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स होते हैं। और इन कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स के दरमियान इनके डायनेमिक्स को यानी इनके आपस में रिलेशनशिप को जब एग्जामिन किया जाता है तो वो एग्जामिनिंग वो स्टडी सोशियोलॉजी कहलाती है। और इसी स्टडी के थ्रू ह्यूमन सोसाइटीज़ जो है उनको हम जान सकते हैं, उनके इंटरेक्शन को हम समझ सकते हैं, उनमें जो प्रोसेसेस हो रही हैं उनको हम समझ सकते हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं उनको हम समझ सकते हैं। Sociology also studies social status or stratification, social movements and social change, as well as social disorder in the form of crime, deviance and revolution। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो सोशियोलॉजी है इसमें सोशल स्टेटस को भी हम स्टडी करते हैं, या हम स्ट्रेटिफिकेशन कह लें। स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं डिफरेंट ग्रुप्स की जो अरेंजमेंट होती है सोसाइटी के अंदर, उसको कहा जाता है स्ट्रेटिफिकेशन। या डिफरेंट ग्रुप्स की जो स्टेटस होती हैं अपनी अपनी, उसको कहा जाता है सोशल स्टेटस, तो उनको स्टडी करते हैं। सोशल मूवमेंट जो आती हैं, जो समाजी तहरीकें वगैरह होती हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। सोशल चेंजेस को हम स्टडी करते हैं, और साथ साथ सोशल डिसऑर्डर्स, कोई बेतरतीबी आ गई सोसाइटी के अंदर, कोई जो है डिसऑर्डर आ गई, उनको हम स्टडी करते हैं। डिसऑर्डर किस किस्म का डिसऑर्डर, जैसे क्राइम हो गया एक सोसाइटी के अंदर, डिवियंस हो गई। डिवियंस किसे कहते हैं, रूल ब्रेकिंग जो होती है, कानून को तोड़ना, उसे डिवियंस कहा जाता है। तो कोई कानून तोड़ी गई, कोई रिवोल्यूशन, कोई तब्दीली आ रही है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सोशियोलॉजी के अंदर करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, साइंस क्या है? द सर्च फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल फिनोमेना इज़ कॉल्ड साइंस। यानी साइंस का आप लोगों को पता है, ये नॉलेज, ये जो डिफिनीशन है ये आप पढ़ते आ रहे हैं कि जब साइंस क्या है, साइंस के थ्रू हम सर्च करते हैं नॉलेज के लिए,
और जो नेचुरल फिनोमेना होती हैं उनसे रिलेटेड नॉलेज के लिए हम सर्च करते हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और उनके पीछे लग जाते हैं, सर्च करते हैं उनसे रिलेटेड नॉलेज को, तो ये साइंस कहलाती हैं। या फिर इस तरह भी हम डिफ़ाइन करते हैं द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड द टेस्टिंग ऑफ थ्योरीज अगेंस्ट द एविडेंस ऑब्टेन। ये एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है जिसके अंदर हम फिज़िकल स्ट्रक्चर और जो बिहेवियर होती है नेचुरल वर्ल्ड की उसको हम स्टडी करते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। इसके अलावा थ्योरीज़ को टेस्ट करते हैं, जो एविडेंस हमें मिलती है उन एविडेंस के अगेंस्ट हम थ्योरीज़ को टेस्ट करते हैं कि आया जो हमें एविडेंस मिली है तो ये थ्योरी क्या उसको प्रूफ करती है। जो थ्योरी हमारे पास है तो जो एविडेंस मिले हैं वो इस थ्योरी को मानते हैं, इस थ्योरी के हक़ में है। ये सारी चीज़ें हम साइंस के अंदर करते हैं। तो साइंस जो है वो एक नॉलेज है। साइंस नॉलेज क्यों है? क्योंकि हम उसके अंदर फिनोमेना को, डिफरेंट प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और प्रिडिक्शन करते हैं। हम फ्यूचर से रिलेटेड प्रिडिक्शन करते हैं कि आया ये चीज़ ऐसी है, ऐसी अगर है तो ज़ाहिरी सी बात है ये होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि अगर एक पागल कुत्ते ने एक बंदे को काट लिया तो उसको रेबीज़ होगी, तो ये क्या है? ये एक प्रेडिक्शन है कि अगर पागल कुत्ते ने काट लिया तो रेबीज़ होगी। इसके अलावा साइंस को हम कहते हैं कि साइंस इज़ ए मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन साइंस किस तरह है? क्योंकि साइंस के अंदर डिस्क्रिप्शन होती है। डिस्क्रिप्शन मीन्स कि किसी चीज़ को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके लिए डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन कहलाती हैं। तो मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी डिस्क्रिप्शन जो है वो लाजमी है। ये साइंस के अंदर भी होती हैं, कोरिलेशन इसमें होती हैं, चीज़ों को एक दूसरे के साथ हम लिंक करके देखते हैं और एक्सपेरिमेंट इसके अंदर होती हैं। एक्सपेरिमेंट मीन्स के हम एक कंट्रोल कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट कहलाती है। तो साइंस मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसलिए है क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन, कोरिलेशन और एक्सपेरिमेंट होती हैं, जो कि एक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन में लाजमी है। अब देखिए सोशियोलॉजी साइंस है या नहीं। सोशियोलॉजी भी साइंस है। क्यों साइंस है? क्योंकि सोशियोलॉजी इटसेल्फ इज़ नॉलेज। साइंस भी नॉलेज है और सोशियोलॉजी भी नॉलेज है, इसीलिए सोशियोलॉजी एक साइंस है। यूज़ मेथड ऑफ साइंस इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोशल कंडीशन। कोई भी सोसाइटी की कोई कंडीशन हो गई, सोशल कंडीशन, उसको इन्वेस्टिगेट करते वक्त सोशियोलॉजी में भी साइंस के मेथड यूज़ होते हैं, तो इसीलिए ये एक साइंस है। सोशियोलॉजिकल नॉलेज हैज़ बीन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल, थ्योरीज, कंसेप्ट एंड फैक्ट। जिस तरह साइंस की नॉलेज प्रिंसिपल, थ्योरीज, कंसेप्ट और फैक्ट्स के फॉर्म में स्टोर होती है, इसी तरह सोशियोलॉजिकल नॉलेज भी प्रिंसिपल, थ्योरीज, कंसेप्ट और फैक्ट्स के फॉर्म में स्टोर होती है, इसीलिए सोशियोलॉजी एक साइंस है। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। अब देख लें नर्सिंग में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सोशियोलॉजी लीड्स नर्सेज टू अंडरस्टैंड। सोशियोलॉजी की वजह से जब नर्सेज सोशियोलॉजी करते हैं, सोसाइटी को स्टडी करते हैं, सोसाइटी में उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एज ग्रुप्स हैं, जो पॉपुलेशन है, उनके इंटर रिलेशनशिप को जब स्टडी करते हैं तो फिर वो इस एबल हो जाते हैं कि ह्यूमन नेचर को समझ सकते हैं, ह्यूमन ग्रुप्स को वो जान पाते हैं, सोसाइटी को वो समझ पाते हैं और सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है इनको वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पीपल रिएक्ट हेल्थ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू देयर ओन नर्म। लोग क्या करते हैं? लोग हेल्थ प्रॉब्लम के साथ उनकी जो रिएक्शन होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम के लिए उनकी जो रिस्पॉन्स होती हैं, वो अपने उसूल के मुताबिक करते हैं। तो a nurse learn how to interact with people individually and in group according to their norm। नर्स सोशियोलॉजी जब सीखती है तो उसमें वो ये सीखती है कि किस तरीके से लोगों के साथ इंडिविजुअली या लोगों के ग्रुप के साथ उनके उसूलों के मुताबिक किस तरीके से इंटरेक्ट किया जाए। अगर उनके उसूलों के मुताबिक उनके साथ इंटरेक्ट किया जा सके तो फिर उनकी डायग्नोसिस और उनकी ट्रीटमेंट दोनों जो है वो इफ़ेक्टिव भी होंगे और नर्स को जो है कोई इसकी डिसएडवांटेज ना तो नर्स को ना तो पेशेंट को होगी। सोशल कंडीशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन काजिंग एंड प्रिवेंटिंग द डिजीज़। बहुत सारे ऐसे सोशल कंडीशंस हैं जिनका रोल होता है कि उनकी वजह से या तो कोई डिज़ीज़ जो है वो हो जाती है किसी बंदे को, या तो फिर किसी डिज़ीज़ को हम सोशल कंडीशंस के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, कौन कौन से ऐसे सोशल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से डिज़ीज़ हो जाती है या फिर जिनको ठीक करके हम डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं।
तो सबसे इम्पोर्टेंट सोशल प्रॉब्लम पुअरिटी को देख ले। अगर पुअरिटी है किसी सोसाइटी में तो उसमें ज़ाहिरी सी बात है उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं होगी, उनको डिफरेंट तरीक़ों से डिज़ीज़ लगने के चांसेस होंगे। सोशल आइसोलेशन अगर कोई बंदा इख्तियार कर लेता है, कम्युनिटी रिसोर्सेज अगर कम मिलती हैं, ट्रॉमा होता है, एब्यूज़ होता है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी सोशल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिज़ीज़ हो सकती हैं और जिनको अगर हम एड्रेस करें तो हम डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। द रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद साइकोलॉजी मेक इट इवन मोर इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग इट्स यूटिलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। और दूसरी बात ये कि सोशियोलॉजी की साइकोलॉजी के साथ जो रिलेशनशिप है, सोशियोलॉजी में डिफरेंट साइकोलॉजिकल मेथड्स की जो यूज़मेंट है, उसकी वजह से नर्सिंग में इसकी जो यूटिलाइजेशन है वो और भी इम्पोर्टेंट हो गई है। क्योंकि सोशियोलॉजी को जब एक नर्स समझती है तो वो उस बंदे की साइकोलॉजी को भी काफ़ी हद तक समझ लेती है, और जब साइकोलॉजी को समझ लेती है तो फिर उसके लिए इंटरवेंशन करना, उस पेशेंट के साथ डील करना बहुत ही ईजी हो जाता है। सोशल फैक्टर अफेक्ट द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ डिजीज़। ज़ाहिरी सी बात है सोशल फैक्टर जिनका मैंने अभी आप लोगों को बताया, इनकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ डिजीज़ और ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ अफेक्ट होती है। जितना पुअरिटी होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट की हमने सर्जरी करवा दी, कोई भी सर्जरी, वो पुअरिटी उसको है, पुअर है, खुराक सही नहीं खा पाती है और सफाई सही उसकी नहीं हो पाती है, घर उसका ठीक नहीं है, सफाई की कंडीशन नहीं है, तो फिर वो कैसे ठीक होगी? उसकी ड्यूरेशन ज़ाहिरी सी बात है ज़्यादा होगी और इंटेंसिटी भी उस डिज़ीज़ की शिद्दत भी ज़्यादा होगी। नर्सेस आर रिक्वायर्ड टू नो द ग्रुप बिहेवियर ऑफ पीपल। नर्सेस को ये चाहिए होती है कि वो जो ग्रुप बिहेवियर्स होते हैं लोगों के उसको समझ सके, डिफरेंट ग्रुप्स के डिफरेंट बिहेवियर्स को समझ सके ताकि वो पेशेंट को आसानी के साथ एड्रेस कर सके। The nurse is the first person who receive patient in emergency who is suffer with stress and anxiety। ये जो नर्सेस होते हैं ये वो फर्स्ट पर्सन होते हैं जो कि पेशेंट को एमरजेंसी में रिसीव करते हैं जब वो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सफ़र हो रहे होते हैं, उनको उनकी सेहत की ख़राबी की वजह से वो स्ट्रेस में, एंजाइटी में होते हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन होते हैं जो कि उनको रिसीव करते हैं। It is the knowledge of sociology that guide her to how to calm them down and to ease their tense nerves। और ये सोशियोलॉजी ही की नॉलेज होती है जो कि इस नर्स को सिखाती है, इसको गाइड करती है कि किस तरीके से उनको थोड़ा कंफर्ट दिया जा सके, किस तरीके से उनकी जो स्ट्रेस वाले नर्व्स हैं उनको थोड़ा जो है उनको ईजी फील करा सके, उनकी टेंशन को कम करा सकें। Sociology is the study of group behaviors while nursing is the application of health service to change or restore those behaviors। सोशियोलॉजी ग्रुप बिहेवियर्स के स्टडी को कहा जाता है और नर्सिंग जो है वो हेल्थ सर्विसेज की एप्लीकेशन है कि अगर किसी ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करवाना हो, ऐसी बिहेवियर है जो उसके लिए ठीक नहीं है, उसको चेंज करवाना हो तो नर्सिंग ऐसी सर्विसेज को यूज़ करके उनके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करती हैं, या उनके कोई ऐसे बिहेवियर्स, हेल्दी बिहेवियर जो कि वो लूज़ कर चुके हैं तो वो उससे रिस्टोर करवा देती हैं। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजी होगी तो नर्सिंग केयर, नर्सिंग सर्विस जो है वो इफ़ेक्टिव होगी, इसके बगैर नर्सिंग केयर जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती। सोशियोलॉजी facilitates the provision of health education by nurses to family, community and society। सोशियोलॉजी ही है जो कि नर्सेस को फैसिलिटेट करती है कि वो हेल्थ एजुकेशन देते हैं फैमिलीज़ को, कम्युनिटीज़ को, डिफरेंट सोसाइटीज़ को। सोशियोलॉजी ही के नॉलेज के थ्रू उनको ये पता चल जाता है, उनको डिफरेंट ग्रुप बिहेवियर्स का पता चल जाता है, तो वो फिर उन्हीं बिहेवियर्स को मद्देनज़र रखते हुए उनको एजुकेट करते हैं और वो एजुकेशन फिर इफ़ेक्टिव भी होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात आ गई एंथ्रोपोलॉजी की। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमैनिटी। एंथ्रोपोलॉजी को कहा जाता है कि ये साइंस ऑफ ह्यूमैनिटी है। क्यों? क्योंकि विच स्टडीज़ ह्यूमन बीइंग इन एस्पेक्ट रेंजिंग फ्राम द बायोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ होमो सैपियंस टू द फीचर ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर दैट डिसीवली डिस्टिंग्विश ह्यूमन फ्राम अदर एनिमल स्पीशीज़। यानी एंथ्रोपोलॉजी जो है वो इसको साइंस ऑफ ह्यूमैनिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ह्यूमन बीइंग्स को स्टडी किया जाता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स से, उनकी बायोलॉजी, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के कौन कौन से एवोल्यूशंस आए हुए हैं, होमो सेपियंस से लेके। होमो सेपियंस साइंटिफिक नेम होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। फर्स्ट टाइम 1758 को ये कैरल जो थे उन्होंने यूज़ की थी फर्स्ट टाइम 1758 को। तो उसी टाइम से लेके उनकी बायोलॉजी, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करती हुई आ रही है एंथ्रोपोलॉजी। और इसके साथ साथ उनकी जो
सोसाइटी के फीचर्स होते हैं और उनके जो कल्चर होते हैं ह्यूमन के बायोलॉजी और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ साथ एंथ्रोपोलॉजी उनके सोसाइटी और उनके कल्चर को भी स्टडी करती हैं। उनके वो सोसाइटी, उनके वो कल्चर जो कि उनको ईज़िली डिसिसिवली मीन्स के ईज़िली ह्यूमन को डिस्टिंग्विश करती है अदर एनिमल्स से। यानी ह्यूमन और अदर एनिमल में उनकी सोसाइटी, उनके कल्चर ही की वजह से फ़र्क आती है। तो यही फ़र्क, उनकी यही सोसाइटी, यही कल्चर, उनके बायोलॉजी, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ साथ स्टडी की जाती है एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू। बिकॉज ऑफ द डाइवर्स सब्जेक्ट मैटर इट encompasses एंथ्रोपोलॉजी हैज़ बिकम especially since the middle of 20th century a collection of more specialized field। यानी लिखा है कि because of the diverse subject matter it encompasses anthropology। अब ये यानी डाइवर्स सब्जेक्ट मैटर है। डाइवर्स सब्जेक्ट मैटर मीन्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। अभी सोशियोलॉजी भी है, एंथ्रोपोलॉजी भी है, डाइवर्स सब्जेक्ट मैटर है। अब इसमें एंथ्रोपोलॉजी जो है उसके अंदर स्पेशली सिंस द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी ए कलेक्शन ऑफ मोर स्पेशलाइज्ड फील्ड। इसके अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड फील्ड और जो है वो आके जमा हो गई, इस ख़ास करके मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी से। तो अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि हम सोशियोलॉजी में भी ह्यूमन के कल्चर्स और इन सब को स्टडी करते हैं, सोसाइटी को स्टडी करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में भी इसके सोसाइटी को स्टडी करते हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है? तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों में स्टडी होती है। लेकिन ख़ास करके जो एंथ्रोपोलॉजी है उसमें हम स्टडी करते हैं कि ह्यूमन की इन्वायरमेंट को हम स्टडी करते हैं, ह्यूमन को स्टडी करते हैं और उसमें जो डेवलपमेंट हो रही होती है उसको स्टडी करते हैं। और सोशियोलॉजी के अंदर हम एक्चुअली बेसिकली जो सोशल चेंजेस आते हैं और ह्यूमन बिहेवियर के जो सोसाइटी पे कंसिक्वेंसेस होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। तो यही छोटा सा फ़र्क आप इन दोनों में याद रखें। सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो लिखा है दिस इज़ आल्सो ऑफन कॉल्ड सोशल एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। जो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी होती है इसको हम कभी कभार सोशल एंथ्रोपोलॉजी और कभी कभार कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। It is concerned with the social and cultural dimensions of living people and with the description and analysis of people lives and tradition। इसमें क्या होता है? सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है? इसमें सोशल और कल्चरल डायमेंशंस जो है लिविंग पीपल के वो स्टडी किए जाते हैं, कंसर्न किए जाते हैं। फोकस एंथ्रोपोलॉजी का, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का लिविंग पीपल के कल्चरल और सोसाइटी के डायमेंशंस पे होता है और लोगों के लाइफ्स और उनके जो ट्रेडिशंस हैं उनकी डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस की जाती हैं इसके अंदर। स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी इन सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो स्पेशलाइज्ड फील्ड होते हैं वो कौन कौन से हैं? एंथ्रोपोलॉजी ऑफ आर्ट है, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी है, अर्बन रूरल इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी है, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी है, डेवलपमेंटल एंथ्रोपोलॉजी है और एंथ्रोपोलॉजी ऑफ रिलीजन है। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये नेम्स याद रखें कि इतने इतने फील्ड्स हैं। फिर भी अगर आप इसमें डिटेल में जाना चाहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी ऑफ आर्ट में क्या होता है, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, तो ये ब्रॉड सब्जेक्ट्स हैं। इसमें अगर मैं आप लोगों को एक एक का बता दूं तो वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा जो है वो लंबा हो जाएगा। इसीलिए आप लोग खुद स्टडी करें अगर आप लोग कंसर्न है इसके बारे में कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी ऑफ आर्ट में क्या होता है, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, तो सर्च करें, इन पे आप लोगों को मिल जाएगी इनके बारे में। फिर भी अगर आप लोगों को इस पे कंसर्न है कि इसमें क्या क्या होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं फिर इस पर एक छोटी सी वीडियो लेक्चर बना दूँगी। सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी शेयर मॉडर्न इंटरेस्ट इन एजेंसी, पावर, द रिलेटिव रोल ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअल एक्शन इन कल्चर चेंज। सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में इनका मॉडर्न इंटरेस्ट क्या है? एजेंसीज, जो पावर्स होती है, एजेंसीज होती है सोसाइटी के अंदर, उनको स्टडी करना, और जो सोशल स्ट्रक्चर्स के रोल्स होते हैं। सोशल स्ट्रक्चर्स भी सोशल इंस्टीट्यूट्स के लिए यूज़ होते हैं। जो इंस्टीट्यूट्स का मैंने बताया आप लोगों को, सोशल इंस्टीट्यूट्स का, उनके लिए सोशल स्ट्रक्चर्स का लफ्ज़ भी यूज़ होता है। तो उनके सोशल इंस्टीट्यूशंस के जो रोल्स होते हैं और उनके अंदर सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर इंडिविजुअल्स के जो एक्शन होते हैं कल्चर को चेंज करने में, वो जो इंस्टीट्यूशंस है उनका जो रोल होता है कल्चर को चेंज करने में, तो वो सारी चीज़ें जो है वो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर डिस्कस की जाती है। इनका इंटरेस्ट इन चीज़ों पे है। द इंटरेक्शंस ऑफ इथनिसिटी, क्लास एंड जेंडर
एंड द हिस्टोरिकल शेपिंग ऑफ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेशन। और इसके अलावा इनका इंटरेस्ट इथनिसिटी पे, क्लास पे, जेंडर पे, डिफरेंट क्लासेस के लोग, डिफरेंट जेंडर के लोग, डिफरेंट इथनिसिटी के लोग, उनके आपस में इंटरेक्शंस क्या होती है उनको मालूम करना, उस पर इनका इंटरेस्ट है। और इसके अलावा जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस है सोसाइटी के अंदर, जो मॉडर्न कल्चरल रिप्रेजेंटेशंस आ रही है, मॉडर्न चेंजेस आ रही है, वो सारी चीज़ें भी उनको उनके हिस्टोरिकल शेपिंग को देखना कि किस तरीके से वो हिस्टोरिकली चेंज होते आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की कंसर्न होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, कल्चर क्या होती हैं? कल्चर में बी डिफाइन एज इट इज़ द कल्टिवेटेड बिहेवियर, फॉर एग्जाम्पल द टोटलिटी of men's learned experiences that is socially transmitted to succeeding generation। यानी कि ये एक कल्टिवेटेड बिहेवियर है जिसमें क्या होता है कि एक इंसान ने जितने भी एक्सपीरियंसेस उसके हो चुके होते हैं वो टोटल एक्सपीरियंस अगर वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट कर देता है, जनरेशन टू जनरेशन कामयाबी के साथ वो चीज़ें ट्रांसमिट होती रहती हैं, एक ख़ास कम्युनिटी के अंदर चलती आ रही होती हैं, तो वो कल्चर कहलाती है, उनकी सकाफ़त कहलाती है। इन सिंपल वर्ड्स बिहेवियर्स एक्वायर्ड थ्रू सोशल लर्निंग इज टर्म्ड एज कल्चर। सिंपल वर्ड्स में हम इस तरह कल्चर को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे वो बिहेवियर्स जो हमने अपने सोसाइटी से सीखे हैं, अपने सोसाइटी के लोगों से सीखे होते हैं, वो हमारी कल्चर कहलाती हैं। हमारे वो तमाम बिहेवियर्स जो हमने अपनी सोसाइटी में सीखे होते हैं तो वो हमारी सकाफ़त कहलाती है। What culture is made up of? कल्चर किन चीज़ों से बनी होती है? कल्चर consists of complex whole that includes knowledge, ideas, beliefs, customs, religion, law, art, folkway and materials etc। कल्चर एक कम्प्लेक्स होल चीज़ों से बनी होती है। कल्चर एक कम्प्लेक्स है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें नॉलेज होता है, कल्चरल नॉलेज होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, हमारे बिलीव्स होते हैं, हमारे कस्टम्स, हमारे रस्म व रिवाज, हमारी रिलीजन, हमारे लॉ, हमारे आर्ट, हमारे जो फोल्क वे है यानी हमारे जो माशरे का आम तर्ज़ अमल है, सोशल फोल्क वे, हमारा सोसाइटल फोल्क वे और मटेरियल्स वगैरह, ये सब हमारे कल्चर के हिस्से होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को मिला के हमारा कल्चर बना होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो टाइप्स ऑफ कल्चर्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए यहाँ तक काफ़ी हैं, यहाँ तक आप लोग याद कर ले। अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। इस वीडियो लेक्चर को लाइक करना ना भूले। जब मैं आप लोगों से ये कहती नहीं हूँ कि लाइक ना करें तो फिर आप लोग लाइक नहीं करते हो। आप लोगों को अगर फ़ायदा होता है, कुछ सीख लेते हो तो फिर लाइक ज़रूर करें। वीडियो लेक्चर्स को आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके इन लेक्चर्स के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को आंसर करूँगी जब मैं आप लोगों को पार्ट 2 पढ़ाऊँगी जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।